16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन माने सरकारी जो भी नौकरियां होती हैं या नियुक्तियां होती हैं उनके विषय में अवसर की समता। अवसर की समता का मतलब हुआ कि सबको, चूँकि भारत के संविधान में नागरिकों को एक नागरिक के रूप में देखा गया है, तो उसके अनुसार अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को एक समान अवसर दिया जाएगा। मतलब जो भी व्यक्ति हैं भारत के, उनको एक समान अवसर प्रदान किया गया है सरकारी नौकरियों में या लोक नियोजन में। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या क्या है? तो इसके 3 अपवाद हैं। पहला अपवाद ये है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए, कोई अगर विशेष रोजगार हो तो उसके लिए निवास का शर्त आरोपित कर सकता है। देखते होंगे आप लोग कि बहुत ऐसी नौकरियां निकलती हैं जिसमें अस्थायी निवास, वह निवास आपको पता करना होता है, या जैसे राज्य सरकार की नौकरियां होती हैं, जैसे मान लीजिए बिहार का कोई नौकरी है तो बिहार के लिए वहाँ अगर आप वहाँ का निवास डालेंगे तब आपको उस तरह का, जिस तरह का आरक्षण मिलता होगा, मिलेगा, अन्यथा दूसरे स्टेट से होंगे तो नहीं मिलेगा। तो वह अपवाद, इसका पहला अपवाद है कि संसद को अगर कोई विशेष रोजगार है तो उसके लिए निवास का शर्त आरोपित कर सकता है, जिसमें सबसे पहले आरोपित किया गया था 1957 में। 1974 में इसको रद्द कर दिया गया। ये हम लोगों को पता है कि 1953 में सबसे पहले भाषाई आधार पर जो गठित राज्य था वह आंध्र प्रदेश था। फजल अली के अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्य। तो ये भी पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसकी स्थापना कब हुई? 1953 में हुई। उसका अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। हालांकि उसके पहले भी हम लोग ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े हैं। तो पहला एक्सेप्शनल केस ये है कि संसद चाहे तो किसी विशेष रोजगार के लिए क्या कर सकता है? तो निवास का शर्त आरोपित कर सकता है। दूसरा, राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अलग अलग कैटेगरी के लिए नियुक्ति के लिए अलग अलग आरक्षण का, रिजर्वेशन का कोटा निर्धारित स्टेट कर सकता है। दूसरा अपवाद है। और तीसरा, कि किसी संस्था इसके कार्यकारी परिषद के सदस्यों को, अगर वे सदस्य रिक्त हैं, अगर उस कैटेगरी के रिक्त सदस्य हैं तो वह स्टेट क्या कर सकता है? तो उसको आरक्षण दे सकता है, आरक्षित कर सकता है। तो 3 अपवाद हैं इसके आर्टिकल 16 के। हालांकि आर्टिकल 16 ये बताता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाना चाहिए, सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके अपवाद 3 हैं। अब इस अपवाद से जुड़ा हुआ एक केस है क्या? तो हम सभी को पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार जब इमरजेंसी लागू हुई थी, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1973 की बात मैं कर रहा हूँ। 1972 से और 1977 में चुनाव होने वाला था, लेकिन 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उस 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में एक और प्रावधान किया गया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष न होकर 6 वर्ष कर दिया जाएगा। इसके चलते चुनाव जो है 1978 में, हालांकि उसमें बीच में तो इमरजेंसी था, तो 1978 में चुनाव हुआ। तो उस चुनाव में जनता पार्टी ने भी अपना, चूँकि मैनिफेस्टो सभी पार्टी अपना जारी करती हैं, वैसे जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया और मैनिफेस्टो में प्रावधान किया कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो ओबीसी वर्ग के लिए, जो आर्थिक रूप से अथवा सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के जाति के लोग हैं, उनको मुख्य रूप से आरक्षण दिया जाएगा, जिसके तहत अर्थात 1978 में जनता दल की सरकार बनी। यानी जनता दल की सरकार अर्थात मोरारजी देसाई की सरकार बनी। यानी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई बने, जो कि जनता दल के पार्टी से रिलेटेड थे। यानी जनता दल की पार्टी की सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई चुने गए। और 1978 में, चूँकि वो अपना मैनिफेस्टो जारी किए थे, तो 1978 में एक संवैधानिक संशोधन होता है, जो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के नाम से उसको जाना जाता है। तो उस 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा ही जो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में प्रावधान कर दिया गया था कि जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए चलेगा, उसको पुनः संशोधित करके हटा दिया गया और कहा गया कि नहीं, 6 वर्ष के लिए नहीं, 5 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल चलेगा। तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा हो गया। चूँकि 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद इस अनुच्छेद 16 में कुछ संशोधन हुआ। चूँकि मैनिफेस्टो पहले ही वह जारी की थी, वह गवर्नमेंट की, अगर हम सत्ता में आएंगे, वह पार्टी पहले ही मैनिफेस्टो जारी की थी कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो यह आरक्षण यह लागू किया जाएगा। तो इसके तहत 1979 में 1989 में
संसद सदस्य एक थे जिनका नाम था बीपी मंडल। बीपी मंडल संसद सदस्य थे। इनकी अध्यक्षता में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। क्योंकि क्यों गठन किया गया? क्योंकि आरक्षण लागू करना था, रिजर्वेशन कोटा लागू करना था। उसके लिए बीपी मंडल, ये नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में बनती है। 1979 में गठन ये करते हैं, संसद सदस्य की एक समिति, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की जाती है जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। और यह पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह क्या करता है, तो यह अपना रिपोर्ट 1980 में सौंपता है। 1980 में देखिए कार्यक्रम बिल्कुल सीरीज से है। 1978 में गवर्नमेंट आती है, 79 में इसका गठन होता है और 1980 में यानी 1980 में यह अपना जो है रिपोर्ट सौंपती है और लगभग 3780 जातियों पर 3780 जातियों पर यह अपना रिसर्च करती है, अलग अलग जनजातियों पर, और सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े इनको पिछड़ा मानती है। और इनका जब जनसंख्या आंका गया तो भारत में जनसंख्या यह जो समिति आंकती है बीपी मंडल की, उसमें बताती है कि 52%, लगभग 52% जो आंकड़ा है वह इन्हीं जनजातियों की है, इन्हीं जातियों की है और शैक्षणिक और सामाजिक दोनों रूप से पिछड़े हुए हैं। इसका मतलब इनको इस स्तर पर समान अवसर पर लाने के लिए इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसके तहत नौकरी में ओबीसीज का मतलब पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया गया, लागू किया गया। इस तरह से SC ST यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग और पिछड़ा वर्ग, इन तीनों वर्गों को मिलाकर टोटल जो रिजर्वेशन का कोटा था वो 50% किया गया, अर्थात 27% ओबीसीज और SC ST मिला के पूरा 50% रिजर्वेशन का कोटा हो गया है। कब? यह मोरारजी देसाई की जब सरकार आती है 1978 से, उसके बाद की घटना है। यह अनुच्छेद 16 में ऐसा संशोधन हुआ था। उसके बाद से जब 1980 में पुनः इंदिरा गांधी की सरकार बनती है तो इस आरक्षण को पुनः फिर से क्या कर लिया जाता है, यानी इनको हटा दिया जाता है। 1980 में इस आरक्षण को हटा दिया जाता है। उसके बाद से पुनः 1990 में, 1991 में, 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार आती है। और नरसिम्हा राव की सरकार आती है तो उसमें क्या होता है, इस आरक्षण को पुनः लागू किया जाता है। किस आरक्षण को? जो मोरारजी देसाई की सरकार में आरक्षण लागू की गई थी उसको पुनः लागू किया जाता है, लेकिन कुछ उसमें से संशोधन किया जाता है। क्या संशोधन किया जाता है? तो वह इस आरक्षण में 2 परिवर्तन करते हैं। कौन कौन परिवर्तन? तो एक परिवर्तन वो करते हैं कि पहला, जो पिछड़ा वर्ग या शैक्षणिक अथवा सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के जनजाति के जो लोग हैं उनको 27% आरक्षण तो दिया ही जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो अन्य उच्च जाति के जो लोग हैं, जो उच्च कास्ट के जो लोग हैं, उच्च जाति के जो लोग हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं या आर्थिक रूप से जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब यह मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में जैसे मामला जाता है तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है कि उच्चतम न्यायालय कहता है कोई भी आरक्षण 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50% के दायरे से अधिक वह आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये तो 10% एक्स्ट्रा हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट इस 10% जो अतिरिक्त उच्च जाति के लिए लागू किया गया था नरसिम्हा राव के सरकार में, उस 10% को निरस्त कर दिया और इसको विधिक माना, 27% वाले को विधिक माना, इसको निरस्त कर दिया है। तो 1991 में पहले, अब इसके बाद से फिर पुनः लागू हुआ है। तो इसको किस थ्योरी के सिद्धांत या किस रूल के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, किसको 10% अतिरिक्त जो उच्च जाति के लोगों को मिलने वाला जो आरक्षण था तो वह था कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल कहता है कि कोई भी रिजर्वेशन जो कोटा है, जो आरक्षण कोटा है, वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए टोटल किसी भी कास्ट के लिए। तो 50 पूरा समुदाय को मिला के 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, यह कैरी फॉरवर्ड रूल कहता है। और इस बैकलॉग के अनुसार यानी कैरी फॉरवर्ड रूल के अनुसार यह 50% से अधिक हो रहा था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय 1991 में जब यह मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में
तो 1991 के बाद इसको क्या कर देता है सर्वोच्च न्यायालय, 27% जो ओबीसी का आरक्षण था, कोटा था, उसको वैध मानता है और 10% वाले को निरस्त कर देता है। इसके बाद से एक समिति बनाई जाती है, जिस समिति का नाम है रामनंदन समिति। ये समिति जो है, यह समिति अपना रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत करती है। यह समिति रामनंदन जो समिति है वो 1993 में यानी 1993 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस समिति के सुझाव पर किया गया? रामनंदन समिति के सुझाव पर किया गया। कब किया गया? 1993 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। यह आयोग, यह कमीशन क्या करता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो यह पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के समुदाय के लोगों को उनको उपयुक्त अवसर प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। तो यह आर्टिकल 16 था, 16 में ये चीज़ें थी, और इससे ये रिलेटेड चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और रिलेटेड है, मोरारजी देसाई, चूँकि ये इनका समाधि स्थल कहाँ है, कहाँ पर इनकी समाधि हुई थी, तो इनके समाधि स्थल को कहा जाता है अभय घाट। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभय घाट पर इनका समाधि स्थल है। इनको समाधि का अंत, अस्पृश्यता का अंत का मतलब हुआ कि छुआछूत का अंत। यह भारत में बहुत ज़्यादा पहले से ही प्रचलित रहा है, आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। देखिए, एक विडंबना है, लोग तो चाहते हैं कि हाँ हमारे देश में सेना बहुत अच्छा कार्य कर रही है, या हमारे देश में भगत सिंह ये काम किए थे, चंद्रशेखर आज़ाद ये काम किए थे, लेकिन कोई अपने घर नहीं चाहता है, किसी दूसरे घर चाहता है। ठीक वही हाल इसमें भी है। अस्पृश्यता के अंदर में भारतीय संविधान को सभी लोग मानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है, या विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है, वह भारत का संविधान है। लेकिन कुछ इसके भाग हैं जो लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं, इसको मानना नहीं चाहते हैं। जैसे हमसे एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, वो बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत गलत काम किया था। ठीक है, इसमें अगर मैं बताया कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, भीमराव अंबेडकर नहीं होते, तो जितने स्वतंत्र से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, वह नहीं कर पाते, क्योंकि आज स्थितियां ऐसी हुई हैं। आज उसका थोड़ा सा भी अगर संविधान का पार्ट हटा दिया जाए, पूरा उसका असंवैधानिक अगर हो जाए पूरा लोकतंत्र, तो आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान की आवश्यकताएं कितनी होती हैं। अन्य देशों में जाके देख सकते हैं, लेकिन अपने देश के लोग चूँकि ज़्यादा स्वतंत्रता मिल गई है इसलिए फॉलो नहीं करते हैं। अन्य देशों में भी चले जाइए, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, भले छोटा सा संविधान है लेकिन फॉलो ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि कड़ाई से पालन कराया जाता है। अपने देश में स्वतंत्रताएँ ज़्यादा दे दी गई हैं, इसलिए लोग नहीं फॉलो करते हैं। तो आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, इसमें लिखा गया है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, निवास के स्थान के आधार पर अगर उससे भेदभाव करते हैं, तो वह संविधान के अनुसार असंवैधानिक, इलीगल माना जाता है। और इलीगल माना जाने के कारण वह व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का अगर वो शरण लेता है, तो उसके रूप में आपको या तो 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, नहीं तो 6 माह का कारावास होगा, नहीं तो दोनों प्रक्रिया होंगी, यानी 6 माह का कारावास भी होगा, 500 रुपया जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 17 इसलिए बनाया गया ताकि हमारे समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, कुरीतियाँ का मतलब आरक्षण आखिर क्यों लागू किया गया? रिजर्वेशन लागू करने का मतलब यही था कि समाज के सभी नागरिकों को एक इक्वल स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया जाए, और उसी इक्वल स्टेज के तहत अगर आप किसी नागरिक को, चूँकि संविधान में तो नागरिक लिखा गया है, कास्टेशन की प्रक्रिया तो है नहीं, लेकिन उसके आधार पर अगर आप उससे अस्पृश्यता का, भेदभाव का अगर रखेंगे, तो कहाँ से फिर वह नागरिक फिर इक्वल तो हो नहीं पाएगा, जो आरक्षण जिसके लिए लागू किया गया था। तो इसीलिए आर्टिकल 17 लगाया गया, अनुच्छेद 17 लगाया गया ताकि उसका कड़ाई से पालन हो। अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 15 का, अनुच्छेद 17 में लिखा गया है कि किस किस रूप में आपको इसका उल्लंघन आप कर सकते हैं, माने कैसे कैसे उल्लंघन इसका होता है। तो किसी व्यक्ति को अगर सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना, मतलब अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पूजा स्थल है, इस समय कोविड-19 के उपलक्ष्य में नहीं कहा जा रहा है, इसके उपरांत नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ऐसे अगर सार्वजनिक पूजा स्थल है जहाँ पे सभी लोग, सभी नागरिक जाते हैं, वहाँ पर किसी एक विशेष धर्म की या एक विशेष जाति के लोगों को अगर आप वहाँ पे रोक दें, तो यह डायरेक्ट अनुच्छेद 17 का उल्लंघन हो जाता है, और उल्लंघन होने के कारण ये आप पे
वह व्यक्ति उसका इसका सर्वोच्च न्यायालय का शरण ले सकता है, इस आप पर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, परंपरागत धार्मिक दार्शनिक या अन्य आधार पर या परंपरागत जो भी चीज़ें हैं या धार्मिक चीज़ें हैं या दार्शनिक चीज़ें हैं उस पर भी आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो अस्पृश्यता वाला ये आर्टिकल 17 का हनन होता है। या किसी दुकान पर, किसी होटल पर या सार्वजनिक जो मनोरंजन का क्षेत्र है, जैसे सिनेमा हॉल हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन का क्षेत्र है, या फिर से कहीं पे कॉमेडीज चल रहे हैं वहाँ का शो हो गया, वो हो गया। अब वहाँ पे कोई व्यक्ति अन्य कास्ट का या अन्य लोअर कास्ट का या सामाजिक आर्थिक रूप से या सामाजिक आर्थिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ अगर व्यक्ति वहाँ पे गया है और आप उससे भेदभाव करते हैं, अस्पृश्यता करते हैं, तब भी आप आर्टिकल 17 का अनुच्छेद 17 का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर उसके बाद यदि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति का बेइज्जती कर रहे हैं आप, चाहे कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, SC ST का, शेड्यूल कास्ट का अगर कोई व्यक्ति हो, अगर उसको एब्यूजिंग कर रहे हैं, बेइज्जती उसका कर रहे हैं, तब भी आप आर्टिकल 17 का उल्लंघन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अगला, अगर अस्पताल है या शैक्षणिक संस्थान है, अस्पताल है, अगर अस्पताल में भी अगर कास्टेशन की प्रक्रिया हो गया, कास्टेशन की प्रक्रिया का मतलब कि आप उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं यह इस कास्ट का है, इसके तहत इसका इलाज नहीं होगा, तभी आर्टिकल 17 का उल्लंघन होता है। और कोई अगर शैक्षणिक संस्थान हो गया, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई कोचिंग संस्था हो गया या कोई शिक्षा संबंधित संस्थान हो गया और उस संस्थान में भी अगर यह प्रक्रिया किया जाता है कि कास्ट के आधार पर या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए किसी व्यक्ति को उसमें जाने से मना किया जाए कि नहीं आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तब भी आप आर्टिकल 17 का उल्लंघन करते हैं। और वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का शरण ले लेता है तो आपके ऊपर ये सारी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। उसके बाद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप अस्पृश्यता को मानते हैं तब भी आप आर्टिकल 17 का उल्लंघन करते हैं। और कहीं सामान बिक्री हो रही है, खरीदारी हो रही है या सेवाएं दी जाती हैं, अगर वहाँ पर वह व्यक्ति चला गया है जो शैक्षिक रूप से या सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो और वहाँ पे कहे कि नहीं आपको ये नहीं दिया सकता है, केवल इनको दिया सकता है, तब भी आप आर्टिकल 17 का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से आर्टिकल 17 था अस्पृश्यता का अंत, जिसमें लिखा गया है। और इसका शरण किस तरह वह व्यक्ति लेता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट होता है 5 तरह का रीट जारी करता है उसमें आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट उसमें रीट जारी करता है। तो दोनों में शरण ले सकता है व्यक्ति और उस पर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद से आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। जैसे उपाधि क्या होता है, जैसे पहले के ज़माने में, जैसे जब रेजिक्रेसी थी, डेमोक्रेसी नहीं थी इंडिया में, तो रेजिक्रेसी में जैसे गुप्त साम्राज्य में हम लोग अगर पढ़ें तो गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त था, या वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का चंद्रगुप्त था, लेकिन ऐसे संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त था। तो चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है, उसने जब वह राजगद्दी पे बैठा तो एक उपाधि धारण किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। वैसे ही अलग अलग राजा होते थे अपने ज़माने में, जब वह गद्दी पे सिंहासन पर बैठते थे तो एक अलग अलग प्रकार का एक अपना जो है उपाधि धारण करते थे। जैसे समुद्रगुप्त ही है, समुद्रगुप्त को भी भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो उस तरह से अलग अलग जो राजा थे जिस समय रेजिक्रेसी चलती थी, वह उस समय अपना उपाधि धारण करते थे। या फिर से अमीर खुसरो को जैसे कहा जाता है तोते ही हिंद कहा जाता है, ठीक यह उपाधियों का अंत कर दिया गया 18 आर्टिकल में। यानी आर्टिकल 18 जो है, अनुच्छेद 18 है, उसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर किसी विदेशी व्यक्ति से, किसी फॉरेन कंट्री से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। हाँ, अगर सेना है, आर्मीज में है, अगर सेना में है, तब वह विधि संबंधी सम्मान के अलावा राज्य और कोई उपाधि उसको प्रदान नहीं कर सकता है। अगर सेना में कोई है तो उसको मेडल दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है, तो वह सेना में है तो दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी उसको कोई उपाधि नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारत का कोई नागरिक हो और विदेश में गया हो और वहाँ से अगर उसको कोई उपाधि मिले, तब भी वह व्यक्ति उस उपाधि को धारण नहीं कर सकता है, अगर जब तक कि राष्ट्रपति का अनुमति न हो। तीसरा, राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई भी उपाधि भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे विदेश का भी कोई व्यक्ति अगर भारत में कोई गवर्नमेंटेड पद पे है, तो वह वहाँ का उपाधि धारण नहीं कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की सहमति न हो।
और राष्ट्रपति में हम लोग पढ़ेंगे आगे अनुच्छेद 72। जब फांसी की सज़ा होती है तो फांसी की सज़ा को माफ़ करवाने के लिए भारत में केवल एक ही व्यक्ति माफ़ कर सकता है, वो है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 के तहत उसके तहत जाया जाता है। लेकिन वो भी राष्ट्रपति अगर उसको इग्नोर कर दिए हों कि नहीं मैं नहीं माफ़ कर सकता हूँ, तब फिर भारत के कोई भी व्यक्ति, चाहे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्यों न हो, उस फांसी की सज़ा को तब रोक नहीं सकते हैं जब वहाँ से राष्ट्रपति के हाथ से वो निकल गया और राष्ट्रपति जब साफ मना कर दिया हो तब। तो वह हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 72 में। लेकिन उपाधियों का अंत किस में किया गया? आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में। इस तरह से उपाधि का अंत, यानी कोई व्यक्ति जाके कहीं दूसरे विदेश या फॉरेन कंट्री में जाके या पड़ोसी मुल्क में जाके अपना उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है, उपाधि नहीं ले सकता है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की सहमति न बने। ये था आर्टिकल 18। अब हम लोग पढ़ आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में पहले जिस समय संविधान बना था, यानी 1949 में बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। एक चीज़ और, 26 जनवरी 1950 को एक चीज़ और हुआ था, बिहार जो है, बिहार उसकी स्थापना हुई थी। बिहार राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 की हुई थी। तो और बिहार के ही थे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको पता ही होगा। तो यहाँ 26 जनवरी को जो है संविधान लागू हुआ, और लागू हुआ संविधान तो उस समय जो 19 में है, अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और स्वतंत्रता के अधिकार में 7 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई थी। लेकिन वर्तमान समय में 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में हुआ, तो 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में, तो उस समय के बाद से मात्र 6 ही मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पहले अभी मैं बताया हूँ कि पहले इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। अब प्रेजेंट टाइम में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आर्टिकल 19 के 7 पार्ट थे, जिसमें अब 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट यानी 19 का ए या 19 का क, उसमें लिखा गया है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक माने बोलने की स्वतंत्रता या अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब बोलने की स्वतंत्रता मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की, हड़ताल करने की नहीं, आंदोलन करने की स्वतंत्रता, विज्ञापन देने की स्वतंत्रता, अभद्र टिप्पणी नहीं, टिप्पणी करने की स्वतंत्रता है, आलोचना करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अभद्र टिप्पणी, अभद्र आलोचना करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से बोलने की स्वतंत्रता, अपने बातों को रखने की स्वतंत्रता, ये सब है अनुच्छेद 19 के क में। लेकिन अवैध रूप से नहीं। अवैध रूप से मतलब भ्रष्टाचार नुमा नहीं बोलना, मतलब स्वतंत्र रूप से बोलने का मतलब होगा कि उसका एक लिमिट होना चाहिए कि आप किस भाषा का, किस शैली का प्रयोग कर रहे हैं। 19 का 2 यानी 19 अनुच्छेद 19 का बी का मतलब हो गया 19 का ख, ये था 19 का क। तो 19 के ख में शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, यानी शांतिपूर्वक एक जगह इकट्ठा होकर बिना हथियार के, बिना युद्ध के एक जगह इकट्ठा होने का अधिकार। लेकिन ये सभी अधिकार, जितने मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी अधिकार जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो सब समाप्त हो जाते हैं। केवल 2 ही मौलिक अधिकार बचता है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यही बचता है। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब। या धारा 144 जब लागू होगा, धारा 144 जिसको मार्शल लॉ कहा जाता है, तभी यह शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार वाला यह वंचित होना पड़ता है, क्योंकि धारा 144 में आप सबको पता ही है कि ज़्यादा व्यक्ति एक साथ घूम नहीं सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 के ख में यानी बी में शांतिपूर्वक निरायुद्ध बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। फिर 19 के सी में, जिसको ग कहा जाएगा, 19 का सी, अनुच्छेद 19 का सी, अनुच्छेद 19 का ग, संगम करने का या अपना एक कमेटी बनाने का या सहकारी समिति या संघ बनाने का जो अधिकार है वह 19 के सी में है, अर्थात ग में है। उसके बाद से अनुच्छेद 19 का घ, 19 के घ माने डी, 19 के डी में क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से कहीं संचरण करने की, माने कहीं घूमने की जो स्वतंत्रता है वह दी गई है अनुच्छेद 19 के डी यानी घ में। आराम से कहीं घूम सकते हैं। पहले एक
इसमें एक्सेप्शनल था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में नहीं घूम सकते, लेकिन अब तो 370 हट गया, खैर अब घूम सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप नहीं घूम सकते हैं, जहाँ पे धारा 144 लागू रहता है, या एज द गवर्नमेंट डायरेक्शन जहाँ पे हो कि नहीं यहाँ पे नहीं चीज़ें अभी सही हैं, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 19 का ई का मतलब अंग, तो अनुच्छेद 19 का ई में लिखा गया है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी राज्य में किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, आप वहाँ पर बस सकते हैं। इसका एक्सेप्शनल केस था जम्मू और कश्मीर, फिलहाल में नहीं है। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 के ई अर्थात अंग में दिया गया है। उसके बाद से जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई की सरकार में इसको निरस्त किया गया। जनता पार्टी की जब सरकार थी 1978 में संवैधानिक एक संशोधन हुआ, 44वां संवैधानिक संशोधन, उसके तहत इसको हटाया गया। तो अनुच्छेद 19 का यफ जो है 19 का जो यफ है उसमें था संपत्ति का अधिकार। तो 19 के यफ को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। कब निरस्त किया गया? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत इसको 19 के एफ को जो संपत्ति का अधिकार था उसको निरस्त कर दिया गया, और इसको अब किस में डाल दिया गया? तो विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। 19 से हटा के अब कहाँ डाल दिया गया? अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया। तो ये निरस्त हो गया। अब बचा जी, यानी अनुच्छेद 19 का जी में क्या है? कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, यानी कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं, कोई भी वृत्ति कर सकते हैं, कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं, लेकिन वह कारोबार, वह व्यापार, वह वृत्ति इलीगल नहीं होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए। महिलाओं या बच्चों का शोषण वाला नहीं होना चाहिए, या जो भी इलीगल है वह इलीगल रूप से नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। जैसे अब बिहार में शराबबंदी लागू है, आप व्यापार कर रहे हैं शराब का, तो क्या होगा उस समय? तो वहाँ पे लीगल होगा, इलीगल होगा। तो इलीगल होगा तो वो हवाला स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी वृत्ति व्यापार करने का मतलब कुछ कर सकते हैं, नहीं, उसका भी एक लिमिट है। लिमिट का मतलब है कि आप इलीगल नहीं कर सकते हैं, इलीगल जो है नहीं कर सकते हैं, लीगल कर सकते हैं। लीगल जो भी है वैधानिक है, उस कारोबार को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय लॉकडाउन में तो सब लीगल इलीगल बराबर है, और खोलेंगे लीगल वाला भी तभी खाएंगे, या नहीं खोलेंगे तब वो खाएंगे, तो वो अलग बात है। चूँकि बचाव, हालांकि उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, खाने और ना खाने वाला। फोकस ये है कि हमको अपना बचाव किस तरह से करना है, क्योंकि ये पेंडेमिक जो है बहुत ही अपना विस्तृत रूप ले चुका है। तो अपना बचाव कैसे किया जा सकता है, यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें रही। अनुच्छेद 19 तक हम लोग पढ़े मौलिक अधिकार। अब जो बचा है इसके आगे अनुच्छेद 20 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21, 22 तक हम लोग पढ़ेंगे, या हो सकता है उसके आगे 35 तक टोटल पढ़ा दें, जो परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट थे। आशा करते हैं आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आई गई होंगी, और ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे किसी एग्ज़ाम्स का, तो बिल्कुल देखेंगे ज़रूर आया होगा। और ख़ास करके मैं बता दूं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम्स होता है, बिहार पब्लिक सबऑर्डिनेट कमीशन का या बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें तो ये सारी चीज़ें आनी ही आनी है, और कहीं से आए चाहे ना आए, या अनुच्छेद 19 में से एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो ये सब आर्टिकल जितने हैं सारे हम लोग अब लगातार कंटिन्यू चलेंगे। कुछ फिजिक्स के भी टॉपिक आने वाले हैं, हालाँकि हम ऐसा बनाया है कि हाँ एक दिन में दो टॉपिक, मतलब दो विषयों का अपलोड कर दिया जाए, ऐसे कार्य चल रहा है इस पर। तो ये सारी चीज़ें, और आप लोग से बस एक ही वो है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि सारी चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। जो लोग, और एक सूचना और देना था, जो बच्चे हाई स्कूल के पेपर चूँकि सोच रहे हैं निरस्त हो जाए, हालांकि अभी तो है नहीं निरस्त, लेकिन अगर निरस्त हो भी जाता है तो निराश होने की वो नहीं है कि निराश हो जाएंगे, नहीं कि हम लोग पढ़ के क्या हुआ हम लोगों का कि निरस्त हो गया, ऐसा नहीं है। आपका आगे वाला जो जीवन है वह और आसान हो गया। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, बहुत खुश हैं कि हम प्रमोट हो गए, पास हो गए, उनको देखिएगा कभी जब आपसे जीवन में कभी मिलेंगे, उनसे मिलिएगा। और यहाँ से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कंटिन्यू उस वर्क को जारी रखेंगे तो एक ना एक दिन अच्छे सफलता को जरूर हासिल करेंगे।